नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आइए पढ़ते हैं में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से आरएस मेंस टेस्ट सीरीज जो ये पेपर है वो है सम्यक इंस्टीट्यूट जयपुर का। जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उस पर सिर्फ 15 शब्दों वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था और आपको बताया था कि इस प्रकार के आंसर्स होते हैं। इस वाले वीडियो में 50 शब्दों वाले जितने भी क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को मार्किंग होती है वो 5 नंबर की होती है। वो क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम को चरणबद्ध लिखिए। राइट द फेस वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर एवरी प्रोग्राम। तो आपको इस क्वेश्चन में 50 शब्दों में आपको लिखना है और 50 शब्दों में इसे इस तरह से डिफाइन करना है कि वेल डेवलप तरीके से, ताकि एग्जामिनर को मार्क्स देने में आसानी हो। क्या हो? आसानी हो मार्क्स देने में। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्दों में किस तरह से उत्तर को लिख सकते हैं वो देखते हैं। सबसे ज़्यादा जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें जब आप देखो कि कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं आंसर में इस क्वेश्चन के। अब आपसे पूछा है चरणबद्ध, तो चरणबद्ध का मतलब है कि आप खुद ही समझ जाइए कि जब इस तरह से पूछा गया है, डिस्क्रिप्शन करना है, तो कितने चरणों में भारत का जो नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम हुआ है वो हुआ है। तो आप सबसे पहले आप सभी को पता होगा 3 चरणों में। तो ठीक है, इन 3 चरणों के बारे में ब्रीफ से हल्का हल्का आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है इस कार्यक्रम के लिए। तो भाई आप ऐसे लिख सकते हो कि भारत के पास यूरेनियम का यथेष्ट भंडार नहीं था बिल्कुल। तो इस वजह से जो भारत के साइंटिस्ट थे डॉक्टर भाभा साहब, उनके द्वारा सन 1959 में 1959 इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को शुरू कर सकते हो। फिर जैसे ही रूपरेखा तैयार की थी उसके बाद में आप लिख सकते हो कि यह कार्यक्रम 3 चरणों में हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप 3 चरण लिखेंगे उसके बाद में लिख सकते हैं पहला चरण। अब पहले चरण में क्या हुआ है वो आपको मेंशन करना है। तो पहला चरण प्राकृतिक यूरेनियम का जो दबाव युक्त जो गुरु जल था, जो भारी जल था, रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग कर उसे विद्युत व प्लूटोनियम प्राप्त किया गया। इस प्रकार से पहला चरण था। इतना सा लिख देंगे। फिर अपन दूसरा चरण लिखेंगे, द्वितीय चरण। इस प्रकार से कॉफी में द्वितीय चरण लिखने के बाद में उसमें आपको बताना है कि क्या प्राप्त किया था आपने। थोरियम प्राप्त किया था। फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। थोरियम से आपने 92 यूरेनियम 233 प्राप्त किया था। इस प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रोसेस से वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो इसमें तीसरा चरण है, तृतीय चरण। इसमें आप लिख सकते हैं कि थोरियम के प्रयोग तो किया था, उसके अतिरिक्त ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण। किसका? ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण, जिससे यूरेनियम की अपेक्षा क्या प्राप्त हो सके? प्लूटोनियम। यूरेनियम की अपेक्षा प्लूटोनियम प्राप्त हो सके। ठीक है, इस प्रकार से आपने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन दे दिया। डॉक्टर होमी जो भाभा थे, भाभा साहब, उनके द्वारा 1959 में। अब ब्रीफली एक बार फिर से बता रहे हैं, शुरू किया गया था। कितने चरणों में शुरू किया गया था? 3 चरणों में शुरू किया गया था। आपने पहला चरण बता दिया, दूसरा चरण बता दिया और तीसरा चरण बता दिया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो आई होप आपको, अगर एग्जामिनर ठीक ठाक है ना, 3.5 नंबर तो आपको देगा ही देगा। क्योंकि 5 में से 5 नंबर तभी मिल पाएंगे आपको, पॉसिबल तो नहीं है, नहीं देते। 4 नंबर तब मिल पाएंगे आपको, आपकी राइटिंग स्किल, आपने किस प्रकार से परफॉर्मर बना के उसे वेल डिफाइन किया है, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। यह है दोस्तों आरएस मेंस टेस्ट सीरीज सम्यक इंस्टीट्यूट जयपुर। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 पर हम विजिट करते हैं। स्पेस रहता है 50 शब्दों के हिसाब से। सम्यक इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं इसकी। ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें है 20 पेपर्स है टोटल। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी क्वेरीज रिगार्डिंग। हमारे कांटेक्ट नंबर है 9549227722
और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। हाँ, एक चीज़ और हम आपको बता दें, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करने के हम नहीं कह रहे बिल्कुल। आपको अगर हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, RS एस्पिरेंट्स के लिए यूट्यूब ठीक है ये, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक का भी ऑप्शन है, लाइक भी कर सकते हैं। शेयर का भी ऑप्शन है, शेयर भी कर सकते हैं। और एनी टेस्ट सीरीज, एनी इंस्टीट्यूट्स अगर आपको प्राप्त करनी है या जानकारी लेनी है तो आप APH प्लेटफॉर्म पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी है हम, इंस्टाग्राम पर भी है, और व्हाट्सअप नंबर तो हमने आपको प्रोवाइड करवाए दिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। ये थी बेसिक डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 2, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में अंतर करें। डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। अब जैसे ही आपसे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने मिलता हो अंतर वाला, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर लिखना है आपको एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर लिखना आपको डिजिटल। हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। अब दोनों को डिफरेंस करना है आपको, मतलब अंतर बताने हैं, तो 50 शब्दों में लिखना है ना, तो आप 1 से लेके 5 अंतर आप बता सकते हैं, 4 भी बता सकते हैं, लेकिन अंत में आपको उदाहरण ज़रूर पेश करना है। उदाहरण लास्ट में ज़रूर लिखना चाहिए, एक ही उदाहरण लिखो, जिससे क्या एग्जामिनर जैसे जैसे चेक करता है कॉपी, लास्ट में उदाहरण देखेगा तो आपको मार्किंग करने में उसे आसानी रहेगी कि हाँ चलो ठीक है, अच्छे से समझा है, एक्सप्लेन भी किया है ठीक ठाक, और उदाहरण भी दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या डाटा आप पेश कर सकते हो। इसमें ये लिख सकते हो कि ये क्रमिक डाटा का प्रोसेस करता है। एनालॉग है मतलब पुराना है, ठीक है, इसकी स्पीड कम थी, एक तो ये आप लिख सकते हो, हम बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, और स्टोरेज लेवल भी कम था, एनालॉग कंप्यूटर का स्टोरेज लेवल भी कम था। ठीक है, अब जब यहाँ पर कम था तो यहाँ पर स्टोरेज लेवल अधिक हो गया। डिजिटल में आप सभी को पता है, लेटेस्ट में स्पीड कम थी तो स्पीड हाई हो गई, स्पीड बढ़ गई इस कंप्यूटर की। 2 पॉइंट्स तो हमने ये लिख दिए। ठीक है, इसकी क्या होती थी, इलेक्ट्रिसिटी अधिक खर्च करता था, विद्युत खपत, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च करता था, तो ये कम खर्च करेगा, लेटेस्ट है। ठीक है, 3 हो गए। और इसका और भी होता है, जो भी जैसे हमने गति तो बताई दी है, और इससे एक और चीज़ है, इस्तेमाल करना कठिन था। किसको, एनालॉग कंप्यूटर को इस्तेमाल करना कठिन था। ठीक है, ये काफ़ी आसान हो गया, आप सभी को पता है आप कितने आसानी से डिजिटल कंप्यूटर को उपयोग में लेते हैं। लास्ट में आप उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, उदाहरण में एनालॉग घड़ी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं डिजिटल लैपटॉप, स्मार्ट वॉच आजकल काफ़ी चली है, हर कोई यूज भी करता है, कितना आसान हो गया यूज करना। इस प्रकार से आप डेली यूज के हिसाब से क्वेश्चन भी ठीक है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप आराम से 4 नंबर ला सकते हो, अच्छे से उदाहरण पेश करके, अच्छे से डाटा ऐड करके। हमेशा क्वेश्चन में, चलो ये तो साइंस टेक का क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी जो ऐसा इकोनॉमिक्स से होते हैं, जियोग्राफी से होते हैं, तो आपको उनमें करंट के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे का डेटा भी आप ऐड कर दें, तो उससे आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। नैनो संरचनाओं का परीक्षण किस प्रकार संभव है। हाउ इज इट पॉसिबल टू टेस्ट नैनो स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन को तोड़ना है। नैनो संरचनाओं का परीक्षण किस प्रकार संभव है, 3 भागों में तोड़ दिया ना। अब नैनो संरचनाओं का परीक्षण करना है, टेस्ट किस प्रकार संभव है। तो आप सामान्य सूक्ष्मदर्शी से तो इसका परीक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि नैनो संरचना आप सभी को पता है बहुत छोटी होती है, 10⁻⁹ नैनोमीटर्स। तो इसके लिए जटिल उपकरण प्रयुक्त होते हैं। कौन से उपकरण प्रयुक्त होते हैं, जटिल, हम उनका नाम लिख रहे हैं यहाँ पर। पहला है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी। दूसरा है, राइटिंग पर नहीं जाइए, कंटेंट देखिए, ठीक है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। और जो तीसरा उपकरण है वो लिख सकते हैं आप स्कैनिंग प्रोब सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अब आपने ये तीनों लिखे, मैंने तो आपको ऐसे डायग्राम बनाया, आप एक यहाँ लिख दीजिए, दूसरा यहाँ लिख दीजिए, तीसरा यहाँ लिख दीजिए, और इसके आगे जो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी है इसमें आप कंटेंट डाल सकते हैं कि इस सूक्ष्मदर्शी से 65 से 200 नैनोमीटर की संरचनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। बस इतना लिख दीजिए, सफिशिएंट है।
ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन में आप लिख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग किया जाता है एक बेसिक भाषा बनाकर। और स्कैनिंग प्रोब में आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार की सूक्ष्मदर्शी की सतह पर एक जो भुजा के सिरे पर अत्यंत महीन प्रोब लगी होती है, इसकी गति से 1 नैनोमीटर तक की संरचनाओं का अध्ययन संभव होता है। इस प्रकार आप थोड़ा थोड़ा ऐड करोगे तो आपका जो उत्तर है उसमें 50 शब्द हो जाएंगे। 50 से बियॉन्ड 60-70 भी चल सकते हैं और लेस देन 40 भी चल सकते हैं। इफ़ आप इन 40 शब्दों में उत्तर सटीकता से और सारा मैटर डाल सकते हो तो सटीक है। अगर आपका शब्द यहाँ से इतना बढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन अनावश्यक फालतू डाटा ऐड नहीं करना है। टू दी पॉइंट ही यूज करने हैं, सेलेक्टेड पॉइंट। अगर आपको वर्ड्स बढ़ाने हैं, मान लो इकोनॉमिक सर्वे का कंटेंट आप डाल रहे हो तो आप वर्ड्स बढ़ा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक इफ़ेक्टिव ही रहेगा आपके लिए, उसमें कोई आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4। नियंत्रक छड़ें क्या हैं? सुरक्षा छड़ों के रूप में किस प्रकार उपयोगी है? आपसे पूछा गया है कि नियंत्रक छड़ें क्या हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन का जो पार्ट फर्स्ट है, व्हाट आर द कंट्रोलर रोड्स, नाम से देख सकते हो कंट्रोलर रोड्स, तो इसके बारे में आपको पहले डिफाइन करना है। फिर सुरक्षा छड़ों के रूप में किस प्रकार उपयोगी है, सुरक्षा छड़ें किस प्रकार, हाउ आर द यूजफुल एट सेफ्टी रोड्स, वो किस प्रकार उपयोगी है, उनको आपको फिर आगे डिफाइन करना है। ठीक है, अब नियंत्रक छड़ें क्या होती है? नियंत्रक छड़ों की सहायता से, इनकी हेल्प से, नियंत्रक छड़ों की सहायता से रिएक्टर में जो भी घटनाएं घटित होती है ना, उनकी दर को, मेन शब्द ये है, उनकी दर को कंट्रोल करते हैं। नाम ही कंट्रोलर है, नियंत्रित, हिंदी में नियंत्रित लिख सकते हैं, उनकी दर को नियंत्रित किया जाता है। अब इसके निर्माण में जो उपयुक्त पदार्थ होते हैं, युक्त पदार्थ, एक तो बोरोन होता है और एक होता है कैडमियम, ये दोनों यूज होते हैं, ये आप मेंशन कर दीजिए। तो ये वाला पोर्शन आपका उत्तर हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है, तो आधुनिक जो न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें होती है ना, वो विशेष जोड़ा प्रयुक्त किया जाता है, एक विशेष जोड़ा, और जो सुरक्षा छड़ें कहलाती है, जो एक विशेष जोड़ा वो सुरक्षा छड़ें कहलाती है। अब ये छड़ें कब काम आती है? आपातकाल के समय रिएक्टर में, एज ए इमरजेंसी। आपातकाल में ये छड़ें तीव्र गति से जो रिएक्टर में प्रवेश कर न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो इससे जो श्रृंखला अभिक्रिया है वह रुक जाती है, इससे वृहद स्तर पर विनाश कर सकने वाली दुर्घटना टाली जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है सुरक्षा छड़ें। इनका मतलब मोटा मोटा ये है कि जैसे आपातकाल में अगर कोई दिक्कत होती है रिएक्टर में, तो ये तीव्र गति से रिएक्टर में प्रवेश करती है। ठीक है, और उन्हें जो श्रृंखला, जो अभिक्रिया, रिएक्शंस चल रही होती है, उन्हें तुरंत स्टॉप करती है, रोकती है, रुक जाती है, जो वृहद स्तर पर विनाश करने से बचाती है सुरक्षा छड़ें। इस प्रकार आप लिख दोगे, आपके 50 शब्द आराम से हो जाएंगे, 60 शब्द भी हो जाएंगे, और आपको अच्छे से आंसर का जो उत्तर लिखना था वो भी मिल जाएगा। और इसकी जो ऑफिशियल PDF अगर आपको की चाहिए, वो आपको की हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, वहाँ कांटेक्ट करके आप इसकी की प्राप्त कर सकते हैं हमसे। ठीक है, जिससे और आप आसानी से अपनी तैयारी को और अच्छे से तैयारी कीजिए, SDM बने और YouTube चैनल का नाम रोशन करें। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, जॉब पर हो तो भी बहुत अच्छी बात है, या किसी इंस्टीट्यूट से भी कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। कंटेंट कहीं से भी कवर करो, बस बनना क्या है आपको, आपका ड्रीम होना चाहिए SDM। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पदार्थ की 5वीं अवस्था, सिर्फ इतना ही लिखा है, द 5th सेंस ऑफ मैटर्स। तो आपको यहाँ पर पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में बताना है। ठीक है, तो पदार्थ की 5वीं अवस्था को कहा जाता है BEC। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, को पदार्थ की 5वीं अवस्था का है, बता दिया। अब ये 5वीं अवस्था कब बनती है? यह तब बनती है जब परमाणुओं का जो परम शून्य ताप होता है, परम शून्य ताप, वो होता है 0 डिग्री केल्विन से या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये ठीक है,
तो परम शून्य ताप तक ठंडा करते हैं तब जाके यह अवस्था मिलती है। इस लेवल पर ठंडा करते हैं तब जाके पांचवी अवस्था प्राप्त होती है। अब बात करते हैं जो पदार्थ के जो बोसोन की न्यून घनत्व अवस्था होती है वो होती है 1/1,00,000 इंटू साधारण दाब, ये होती है। ठीक है, जो सूक्ष्मदर्शी क्वांटम यांत्रिकी घटना दिखती है, क्या दिखती है? सूक्ष्मदर्शीय, अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो स्पीड बढ़ा सकते हैं आप, ऑप्शन है यूट्यूब के द्वारा। सूक्ष्मदर्शीय क्वांटम यांत्रिकी घटना दिखती है। ठीक है, और उस तत्व के सारे परमाणु मिलकर एक हो जाते हैं और वो सुपर क्या बनाते हैं? एटम, सुपर एटम बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फुलरिन की संरचना के बारे में लिखते हुए आपको क्या लिखना है? संरचना के बारे में लिखते हुए इसके उपयोग। 2 पोर्शन हो गए क्वेश्चन के, 50 शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले आपको फुलरिन की संरचना के बारे में बताना। अब जब संरचना, स्ट्रक्चर, राइटिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फुलरिन, राइट इट यूजेज, आपसे स्ट्रक्चर पूछा है, देन आपको फिगर बनाना है। साइड में क्या बनाना है? फिगर। इसका फिगर होता है फुटबॉल नुमा, आप सभी को ही पता है। आप बना सकते हैं, क्या हम यहाँ पर बना के दिखाएं आपको? अच्छे से नहीं बनाए, लेकिन इस तरह से जुड़ा हुआ होता है और ये फुटबॉल नुमा होता है। ठीक है, और इसका जो सबसे उपयोगी होता है, स्थायी होता है, वो C60 होता है। ठीक है, अब हमको बात करना है कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना। आंसर राइटिंग फुलरिन, तो आपको पहले यहाँ पर फुलरिन लिखना है। फुलरिन की डेफिनेशन लिखनी है कि फुलरिन क्या होता है। तो फुलरिन होता है एक कार्बन का अपर रूप। क्या होता है? फुलरिन होता है कार्बन का अपर रूप। ठीक है, जो फुटबॉल जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। किसकी जैसी संरचना का? फुटबॉल जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यह संरचना होती है 60 से 70 कार्बन परमाणुओं से बनी होती है, जिसमें सबसे स्थायी हमने आपको बताया 660 होती है। ठीक है, अब ये भी लिख सकते हैं आप कि इसमें 32 तो फलक होते हैं। ठीक है, जिसमें 32 में से 20 फलक तो षटकोणीय होते हैं। ठीक है, और 12 जो फलक होते हैं वो पंचकोणीय होते हैं। ये आपने बेसिक मेंशन कर दिया स्ट्रक्चर के बारे में, आपने समझा दिया अच्छे से कि भाई फुलरिन ये होता है। और फुलरिन के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कार्बन कार्बन के मध्य जो इनकी लंबाई होती है बंध के मध्य, वो होती है 1.40 एंगस्ट्रॉन ए डॉट। ठीक है, ये होती है। ये आपने संरचना के बारे में बेसिक डिटेल्स आपने अच्छी खासी दे दी। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन है, वो है उपयोग, मतलब यूजेज। अब आपको यूजेज में पॉइंट वाइज लिखना है यूजेज में। ठीक है, कि भाई कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में काम में आता है। ठीक है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के रूप में। ठीक है, दूसरा प्राकृतिक जो गैस होती है ना, नेचुरल गैसेस के शुद्धिकरण में, प्यूरिफायर में। ठीक है, शुद्धिकरण में इतना लिख दिए। बाद में आप थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं जैविक अनुप्रयोग में। जैविक अनुप्रयोग का लिख सकते हैं आणविक बॉल बियरिंग में। आणविक बॉल बियरिंग में इसके आंसर की हमारे पास है, अच्छे से वेल डिफाइंड की हुई है। ठीक है, जो मुक्ता राव मैडम के द्वारा बनाई गई। ठीक है, जो फर्स्ट रैंकर थी। घर्षण कम करने के लिए सतही पॉलिश में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आपका अच्छा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करना है साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। हमने पहले ही बताया था, अंतर आते लाइन ड्रॉ करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। तो आपको एक तरफ सोप लिख देना है, दूसरी तरफ आपको डिटर्जेंट लिख देना है। ठीक है, वही हमने कहा था, उदाहरण आपको लास्ट में ज़रूर डालना है। ठीक है, काफ़ी इंप्रेसिव रहते हैं। और स्टार्टिंग में पॉइंट वाइज आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, 4 पॉइंट है या 5 पॉइंट आप जो डाल सकते हैं वो डाल सकते हैं। साबुन के बारे में सबसे बेसिक पॉइंट आप सभी को पता है कि यह कठोर जल, क्या हो, कठोर जल, अम्लीय जल जो तथा लवणीय जल होता है, उसके साथ क्या कार्य नहीं करता है साबुन। ठीक है, जबकि जो डिटर्जेंट होता है वो सभी प्रकार के जल के साथ कार्य करता है और बेहतर परिणाम भी देता है। कार्य तो करता है, साथ में रिजल्ट भी गुड देता है। ठीक है, यह जो साबुन है पूर्णतः जैव अपविघटनीय होते हैं,
क्या होते हैं? जैव विघटनीय। जैव विघटनीय होते हैं पूर्णतः, जबकि इसमें डिटर्जेंट में कुछ अभिकर्मक जैव अनअपघटनीय भी होते हैं, अनअपघटनीय भी होते हैं। तो दो अंतर हो गए। अब आप एक अंतर देख सकते हैं कि जो साबुन होता है वो COONA समूह का होता है, जबकि डिटर्जेंट होता है वो SO2Na समूह का होता है। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपने लिख दिए। चौथा आप लिख सकते हैं कि त्वचा के लिए साबुन हानिप्रद होती है। किसके लिए? त्वचा के लिए हानिप्रद होती है, जबकि जब ये हानिप्रद होती है तो ये हानिप्रद नहीं होगी। ठीक है, अब लास्ट में आप उदाहरण डाल सकते हैं। सोडियम स्टीरेट हुआ, सोडियम पामिटेट हुआ। 2 उदाहरण आपने पेश कर दिया, आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इस साइड अगर आपको उदाहरण पेश करना है तो वह है सोडियम लोरिल डिटर्जेंट। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अच्छा कलर है, ओके। क्वेश्चन नंबर अच्छा है, ब्लड के ऊपर पूछा गया है। रक्त को परिभाषित कीजिए तथा रक्त के कार्य लिखिए। डिफाइन द ब्लड एंड राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड। अब आपसे क्या पूछा है? डायरेक्ट पूछ लिया है एग्जामिनर ने कि आपको रक्त को परिभाषित करना है, तो अब परिभाषा देनी है रक्त के बारे में, और इसके जो कार्य होते हैं, रक्त के फंक्शन क्या क्या करता है बॉडी के अंदर, वो आपको आंसर देना है। ठीक है, 50-50 शब्दों में तो आप इस तरह से बांट सकते हैं। रक्त की जो डेफिनेशन है वो आप 15 शब्दों में दे सकते हैं, 35 शब्द या 40 शब्द यहाँ यूज कर सकते हैं। आप देखते हैं, हम बताते हैं। ब्लड के बारे में सबसे पहले आप लिख सकते हैं, वो ये लिख सकते हैं कि यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं बॉडी में, पोषक न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को कोशिकाओं से लेकर, कहाँ से लेकर? कोशिकाओं से लेकर अपशिष्ट जल, मतलब ऑक्सीजन का तो ये परिवहन करता है। ठीक है, तथा कोशिकाओं से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट में आप कुछ भी ले सकते हैं, CO2, तो उनका भी ये परिवहन करते हैं। ठीक है, तो ये आपने बेसिक हो गई। अब जैसे डेफिनेशन दी ना, तो साथ में आप इसकी pH भी लिख सकते हैं। ब्लड की pH 7.4, लेकिन आपको मेंशन करना है इंसान के लिए। ठीक है, इतना लिख दिया, तरल संयोजी उत्तक होता है। अब बात करते हैं फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट ये आपको लिखना है कि सबसे मस्ट पॉइंट है ये शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको बैलेंस रखता है कौन? ब्लड। दूसरा, O2 और CO2 का वातावरण तथा उत्तकों के मध्य विनिमय, एक्सचेंज का कार्य करता है। ठीक है, स्पेस और निकालते हैं। पोषक तत्वों का, जितने भी पोषक तत्व होते हैं ना बॉडी में, पोषक तत्वों का एक स्थान से, कहाँ से? एक स्थान से, मैं धीरे बोल रहा हूँ, आप वीडियो को बढ़ा सकते हो, स्पीड फुल स्पीड भी कर सकते हो आप। तो पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न स्थानों, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, साथ में शरीर के pH का नियंत्रण करता है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, और हार्मोन का आवश्यकता अनुसार ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है। किसका? हार्मोन्स का। हार्मोन्स भी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स अदा करते हैं। सबसे लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं कि उत्सर्जी उत्पादों को, जो भी उत्सर्जी उत्पाद होते हैं उनको ये बॉडी से, मतलब शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड हमारे शरीर का बहुत एक तरल संयोजी उत्तक होता है, जो काफ़ी बॉडी के लिए हेल्पफुल रहता है, आप सभी को पता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डिफाइन बायोरेमेडिएशन एंड एक्सप्लेन ऑयल जेपर्स। वही 2 पार्ट बना दे क्वेश्चन के। जैव उपचार को परिभाषित करना है, फिर उसके बाद में ऑयल जेपर्स के बारे में समझाना है। तो जो जैव उपचार है इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। क्या होता है? सूक्ष्म जीवों की सहायता से, जैव उपचार में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सूक्ष्म जीवों, इनकी सहायता से किसी प्रदूषित स्थल का उपचार करने की प्रक्रिया। अब वो प्रदूषित स्थल में आप कुछ भी ले सकते हो, उपचार करने की जो भी प्रोसेस होती है वही होती है जैव उपचार। इसमें मुख्यतः किन जीवों को लिया जाता है?
अपघटनकारी जीवों को, किनको लिया जाता है? अपघटनकारी जीवों को प्रयोग किया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं ये, जीवाणु जैव उपचार होता है एक तो, और एक होता है माइक्रोबियल जैव उपचार। ठीक है, हमने पहला पोर्शन खत्म कर दिया। अब बात करते हैं ऑयल जेपर्स के बारे में, अबाउट ऑयल जेपर्स। अब इसका नाम आया तो सबसे पहले इसे कौन सी कंपनी ने बनाया, किस इंस्टीट्यूट ने बनाया? तो इसे बनाया है टेरी के द्वारा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप मेंशन कर सकते हो, दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे मान लो कि समुद्र के अंदर ऑयल रिसाव हो गया, ठीक है, किसी भी शिप से, तो वो सतह पर तैरने लगता है ऑयल, तो उससे इसके द्वारा, ऑयल जेपर्स के द्वारा यहाँ से ऑयल को हटाने में, ताकि अगर समुद्र से ऑयल नहीं हटाएंगे तो जीव जंतु बैलेंस खराब होगा, प्रदूषण होगा, तो ये ऑयल जेपर्स इस काम के लिए भी बेनिफिट है, जो महासागरीय पारिस्थितिकी को कम नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से साफ कर देता है, क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। टेरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मेंशन करना ही करना है, टेरी के द्वारा विकसित किया गया है, दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं मानव प्रजनक क्लोनिंग से जुड़े हुए नैतिक विवाद कौन से हैं। पहले तो आपको वो नैतिक विवाद पेश करने और उनके बारे में आगे बता दें कि आपको संक्षेप में बताना है। तो ये आप सभी को पता है, राइट ब्रीफली व्हाट आर द एथिकल कंट्रोवर्सीज एसोसिएटेड विथ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। ठीक है, भारत सहित लगभग पूरे ही विश्व में, भाई ये भारत है, भारत सहित लगभग पूरे विश्व में मानव प्रजनन क्लोनिंग क्या है, प्रतिबंधित है। तो प्रतिबंधित है, तो इससे नैतिक जुड़े विवाद आप पॉइंट से पेश कर सकते हैं। सबसे उपयुक्त पॉइंट तो ये है कि ईश्वरीय कार्य में हस्तक्षेप माना गया इसे। ईश्वरीय कार्य का मतलब हम मूर्त हैं, इंसान हैं, वो ईश्वर की बनाई हुई देन है। ठीक है, तो इसके कार्य में हस्तक्षेप हुआ, तो ये सबसे अच्छा पॉइंट ये बनता है पहला। दूसरा, मनुष्य के जो अंग प्रत्यारोपण है वो इस मानव कॉलोनी की वजह से उपयोग मतलब अपेक्षित हो जाएंगे। तो एक तरह से मानव के जो अंग है वो अंग नहीं रह जाएंगे, वो उत्पाद की श्रेणी में आ जाएंगे। किसकी श्रेणी में आ जाएंगे, प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो उससे भी मानव की जो गरिमा है वह भी नष्ट होती है। कि जैसे कि हम क्लोनिंग से हमने हमारा हाथ बना लिया तो हम उसे प्रोडक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, पूरा का पूरा इंसानी प्रोडक्ट कर दिया तो इंसान एक प्रोडक्ट का हो जाएगा, ना कि इंसान। इसलिए सबसे पहला पॉइंट हमने ईश्वरीय कार्य में हस्तक्षेप का है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि अंग प्रत्यारोपण से इसके जो एक मनुष्य उत्पाद की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं कि मानव जीवन की गरिमा नष्ट हो जाएगी। ठीक है, और जब गरिमाएं नष्ट होएगी तो फिर मनुष्य की विशिष्टता भी नष्ट हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में आप कंक्लूजन पेश कर सकते हैं। इन सभी विवादों को देखते हुए इसकी इजाज़त नहीं दी गई है, भारत में नहीं विश्व में भी इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। ये कंक्लूजन आप पेश करते हैं तो आपका डेफिनेटली जो उत्तर है आपका वो काफ़ी सटीक हो जाएगा और आपको एग्जामिनर को मार्क्स देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान में कृषि क्षेत्र की GSVA वृद्धि दर कितनी है। अब आपसे पूछ लिया कि वृद्धि दर तो मतलब वृद्धि तो हुई है, लेकिन वो दर आपको पेश करनी है डाटा। साथ ही फसल पशु मछली पालन का कितना योगदान है। अब सिंपल पूछा है क्वेश्चन में, आपको ज़्यादा कुछ इसमें भरने की जरूरत नहीं है। जब जितना पूछा है उतना ही आंसर लिखो ना। इसमें पूछा है कि कृषि क्षेत्र की GSVA में वृद्धि दर कितनी है, तो आपको अच्छे से लिखना है। कृषि सर्वे में भी ऐसे लिखा हुआ है, कृषि और जो संबंध क्षेत्र है कृषि से रिलेटेड, कृषि और संबंध क्षेत्र में वर्ष 2019-20 की तुलना में तुलना तो हम यहीं से करेंगे ना, 21-22 चल रहा है, तुलना में वर्ष 2020-21 में वृद्धि पूछिए तो 3.45% की वृद्धि हुई है कृषि क्षेत्र में। और यह वृद्धि क्यों हुई है, ड्यूरिंग लॉकडाउन सभी अपने घर पर थे और कृषि ही व्यवसाय ओपन था, जिस पर कोई रोक नहीं लगी हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग सब बंद थे, इसलिए कृषि सेक्टर ग्रोथ किया है। ठीक है, और कृषि सेक्टर ग्रोथ किया है तो अब इसमें GSV विकास दर हमने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन का जो दूसरा पोर्शन है, फसल पशु मछली पालन का कितना योगदान है,
तो आपको योगदान आप चाहते हो इस तरह से फ्लो डायग्राम बना के यहाँ पर मछली का पेश कर दो, ठीक है, यहाँ पर पशु का पेश कर दो, यहाँ पर क्रॉप्स का पेश कर दो। ये आप बनाओगे ना तो एग्जामिनर, आप डाटा भी साइड में डाल दो, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर जैसे ही इस पर ध्यान जाएगा, अच्छा बहुत अच्छा, अच्छे से पेश किया बच्चे ने, ठीक है, इसे 4 नंबर दे देते हैं, हम 3.5 दे देते हैं, कोई अच्छा ठीक है 4.5 दे देते हैं। तो आपके एसडीएम बनने की जो सीढ़ी होती है ना, ये फिगर भी तय करता है। आपने डाटा डाल दिया, ठीक है, आपने एक्यूरेट डाटा डाले, लेकिन इसके अलावा अगर आप ये फिगर बना रहे हो तो आपका जो उत्तर है वो बहुत सुंदर हो जाएगा, उसे नंबर देने में आसानी रहेगी। तो वृद्धि दर तो हमने बता दिया, लेकिन अब आपसे योगदान पूछा है क्वेश्चन 2 में, तो योगदान था 29.77%। अब इस योगदान में क्षेत्रवार योगदान आपको बताने हैं। क्या बताने हैं? क्षेत्रवार योगदान। सबसे पहले वन व वनोपज का हम देखते हैं 8.67%, ठीक है। मछली पालन मत्स्य 0.34। ये डाटा आप यही याद कर लो। आपको ये आप ये मत सोचो कि आरएस मेंस में ये डाटा पूछ सकते हैं। आने वाली जो वीडियो के एग्जाम है उसमें पूछ सकते हैं कि वन का मतलब योगदान कितना रहा, मत्स्य पालन का कितना रहा, मत्स्य का, और ये फसल में देखते हैं हम 48.36। तो ये डाटा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी तो पूछ सकते हैं ना आपसे, तो याद कर लीजिए यहीं पे। पशुधन का है 42.62। आपके लिए बेनिफिट है ना, यूट्यूब चैनल आइए पढ़ते हैं, आपके लिए ये तो हेल्प कर रहा है ना। हम इतने मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो उसका तो कुछ तो बेनिफिट्स आप लो ना। एसडीएम बनो, हमें प्राउड फील होएगा। वीडियो के एग्जाम भी दो, हमें भी प्राउड फील होएगा कि आप अगर ये डेटा आता है, आप यहाँ से वीडियो देख रहे हो और ये डेटा आप उठा के वहाँ देख के टिक कर रहे हो डायरेक्ट ऑप्शन में, तो बेनिफिट्स तो आपको ही है ना। इसके साथ शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। इस प्रकार से फिर आप इसको फ्लो डायग्राम में भी ऐसे बता सकते हो, तो आपका क्वेश्चन स्मार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप जिसकी मॉडल आंसर किए वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 शब्दों में। पीएम कुसुम का पूरा नाम। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया व्हाट आर वेरियस साइलेंट फीचर्स ऑफ पीएम कुसुम योजना, ठीक है। यहाँ पे पूछा आपसे पीएम कुसुम का पूरा नाम बताते हुए इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करनी है। अब आपको अनावश्यक नहीं लिखना है, साफ पूछा है कि फुल फॉर्म डालनी है, आपको फुल फॉर्म लिखनी है तो फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो फुल फॉर्म लिख देंगे आप। इसकी है फुल फॉर्म प्रधानमंत्री, मैं बोल कर ही बता रहा हूं, ठीक है, समझ में आना। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, यह इसकी फुल फॉर्म आपने लिख दी है, ठीक है। साथ में आप पेश कर सकते हैं इसके मुख्य बिंदुओं में। सबसे पहले घोषणा, तो यह घोषणा हुई है केंद्रीय बजट 2018 में, ठीक है। जो कृषक कल्याण की सौर ऊर्जा योजना, जो इसका लक्ष्य दिया गया, ये डाटा आप पेश करोगे एग्जामिनर को इफेक्टिव, हाँ बंदे को याद है डाटा भी, 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2022 तक, 2018 में शुरू की गई है, ठीक है। अब इसके जो मुख्य बिंदु में क्या है, इसके 3 घटक है पीएम कुसुम के। घटक ए है, घटक बी है, घटक सी है। घटक ए में क्या किया गया था आपको वो मेंशन करना है। 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड अक्षय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। घटक ए में 10,000 मेगावाट के, ठीक है। घटक बी में क्या किया, जो 2 मिलियन कृषि संयंत्र लगाना है। कितने? 2 मिलियन कृषि संयंत्र लगाना है। अब वो जो संयंत्र लगाएंगे वो किससे कनेक्ट हो? सौर ऊर्जा से ही संचालित हो, केवल और केवल ओनली यूज सौर ऊर्जा का ही हो। ये था इसका घटक बी। इसमें ये टारगेट किया गया था कि 2 मिलियन कृषि संयंत्र लगाने हैं। घटक सी की बात करते हैं। घटक सी में सरकार द्वारा कहा गया है कि 1.5 मिलियन ग्रिड से जुड़े कृषि संयंत्र, 2 मिलियन का तो हमने यहाँ पे टारगेट कर दिया, लेकिन इन 2 में से जो 1.5 मिलियन ग्रिड से जुड़े कृषि संयंत्रों को सौर ऊर्जा से संचालित में बदलना है। जो पंप है ना, पंप, उनको सौर ऊर्जा संचालित में बदलना है, ठीक है। अब इतना आप लिख देंगे तो लास्ट में कंक्लूजन में आप डाल सकते हैं, हाल ही में यह योजना देश भर में किसानों द्वारा अपनाई जा रही है, ठीक है। और राजस्थान के संदर्भ में, मतलब ऐसे तो पूरा इंडिया के संदर्भ में, लेकिन आप डाल सकते हैं हाल ही में जो भलोजी गाँव है कोटपुतली में, भलोजी ग्राम में 1 मेगावाट के संयंत्र का उद्घाटन किया गया। और यह भलोजी वाला क्वेश्चन आरएस प्रे में भी पूछा गया है।
आप इसे भी मेंशन करोगे, आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक है, पीएम कुसुम का आपने पूरा नाम मेंशन कर दिया, मुख्य बिंदु बता दिया, घटक बता दिए, इसके लास्ट में आपने करंट से भी क्वेश्चन को अपडेट कर दिया आंसर को। ठीक है, तो आपका आंसर काफ़ी स्मार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, कार्बन उत्सर्जन को रोकने हेतु क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न यंत्रों पर प्रकाश करना है। अब आपको कार्बन उत्सर्जन में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है तो ये लागू कब हुआ था? 6 फेब 2005 पे प्रभावी हुआ था। ये अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी संधि है। ठीक है, UNFCCC के उद्देश्यों को लागू करने का बाध्यकारी मतलब प्रयास करती है। ठीक है, इसका मेन क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस, तो उनको मतलब कम करना है यूजेस। इस एग्रीमेंट पर 192 देशों ने हस्ताक्षर किया, ये मेंशन कर देना आप। जो 6 गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसेस वो आप डाल सकते हो, CO2, CH4N2O, SF6, इस प्रकार से 2 और वो आपको मेंशन करनी होती है। ठीक है, अब जो मैकेनिज्म है, यंत्र, वो आपको बताने 3 यंत्र थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार एक यंत्र दिया था, दूसरा था स्वच्छ विकास तंत्र, और थर्ड था संयुक्त कार्यान्वयन। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना था। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए जो क्योटो प्रोटोकॉल था वह 6 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। विभिन्न यंत्र में आपको बताना था, फर्स्ट था अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, दूसरा था स्वच्छ विकास तंत्र, तीसरा था संयुक्त क्रियान्वयन। ठीक है, 6 गैसेज आप नाम लिख देंगे 6 गैसेज का। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में परंपरागत ही नहीं अपितु नवीन व आधुनिक जल संचयन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। भारत व राजस्थान के आधुनिक जल संचयन पद्धति पर प्रकाश करें। ठीक है, राइट एंड नोट ऑन मॉडर्न मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शोइंग देयर नीड इन मॉडर्न टाइम्स के बारे में आपको आधुनिक जल संचयन पद्धति के बारे में आपको मेंशन करना है। तो आप स्टार्टिंग में इंट्रो इस प्रकार से दे सकते हैं, भारत में विश्व की 7% जमीन, 15% जनसंख्या तथा केवल 2% शुद्ध जल है भारत में। तो राजस्थान की स्थिति तो और भी दयनीय है, क्योंकि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसमें 60% तो मरुस्थलीय है। तो फिर परंपरागत जल संचयन थे राजस्थान के, जैसे आप सभी को पता है, कुआं, बावड़ी, टांका, खडीन, झालरा इत्यादि थे। लेकिन अब आधुनिक जल संचयन पद्धति भारत और राजस्थान सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छा किया जा रहा है कार्य। जो सबसे पहले पॉइंट वाइज वो लिख सकते हैं आप, डिच एंड फूरो मेथड। ठीक है, स्पेस कम हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं एनीकट निर्माण। क्या? एनीकट निर्माण। तीसरा आप लिख सकते हैं रिसाव टैंक। चौथा आप लिख सकते हैं उप सतह बाधाएं। फिफ्थ आप लिख सकते हैं जॉय पंप्स। ठीक है, और 6 आप लिख सकते हैं वर्षा जल रिसाव। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर लास्ट में आप कंक्लूजन ऐसे डाल सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि राजस्थान में परंपरागत ही नहीं नवीन व आधुनिक जल संचयन पर भी महत्वपूर्ण जोर दिया जा रहा है। तो इस कंक्लूजन से जो आपका आंसर है वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 50 शब्दों के क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में। ठीक है, इससे जो 15 शब्दों वाले क्वेश्चंस थे वो इससे पहले का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं वहाँ जाकर। ठीक है, और इस वाले वीडियो में अगर आपको कोई भी एनी प्रकार की कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, आप डिमांड भी कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार का वीडियो नेक्स्ट चाहिए। ठीक है, आप ये भी बता सकते हैं कि वीडियो कितना हेल्पफुल है RS एस्पिरेंट्स के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए। आप शेयर भी कर सकते हैं, इसे लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और लास्ट में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल आइए पढ़ते हैं से आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।